हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर फर्स्ट। पार्ट का नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। इससे पहले भी आप लोगों ने पिछले क्लासों में कक्षा 10 में भी आप लोग भूगोल को आप लोग पढ़े। एसएसटी की जो किताब है उसमें आप लोग सारे विषयों को एक साथ पढ़े, लेकिन अब आप लोग कक्षा 11 में भूगोल को एक अलग विषय के रूप में पढ़ेंगे। भूगोल आपने एक अलग विषय है जिसे भूगोल से संबंधित आप लोगों ने पिछली क्लास में आप लोगों ने जानकारी प्राप्त की कि भूगोल एक ग्रीक भाषा का शब्द है और ग्रीक भाषा यूनान देश से ली गई है या यूनान देश से अपना संबंध रखती है। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ वर्णन करना, अर्थात भूगोल का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। ये तो भूगोल का अर्थ हो गया। और फिर है इसके जनक, भूगोल के जो जनक है वो मैंने आप लोगों को बताया पिछली क्लास में कि इकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। इकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग इरेटाइस्थेनीज नामक भूगोलवेत्ता ने किया। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। और तो ये हो गया इसका परिचय, सॉरी इसका भूगोल के जनक। और फिर है इसकी शाखाएं। भूगोल को मैंने आप लोगों को बताया मुख्य रूप से भूगोल को दो भाग में बांटा गया है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। जो भौतिक भूगोल की मैंने आप लोगों को शाखाएं बताई, भू-आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मृदा विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और चिकित्सा भूगोल, ये भौतिक भूगोल की शाखा है। और मानव भूगोल की जो शाखा है आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल, संसाधन भूगोल, औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल, ये हो गई इसकी शाखाएं। इसके बाद में आप लोगों को मैंने बताया कि भौतिक भूगोल किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, जैसे इसमें जलवायु, जल, मृदा, वनस्पति आदि। और मानव भूगोल में मनुष्य का पृथ्वी के साथ आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में मनुष्य का पृथ्वी के साथ आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये मानव भूगोल की परिभाषा हो गई। इसके बाद में आप लोग बताएंगे भूगोल की परिभाषा। पहले मैंने आप लोगों को बताया था भूगोल का अर्थ था, अब आप भूगोल की परिभाषा जो मैंने आप लोगों को बताई हार्टसॉन महोदय के अनुसार भूगोल पृथ्वी की सतह की विविधताओं का सही क्रमबद्ध तार्किक निरूपण तथा व्याख्या करना, इसे भूगोल कहते हैं। भूगोल पृथ्वी की सतह की विविधताओं का सही क्रमबद्ध तार्किक निरूपण तथा व्याख्या करना, इसे भूगोल कहते हैं। तो ये हो गई हार्टसॉन महोदय के अनुसार भूगोल की परिभाषा। इसके अलावा एक परिभाषा और है दूसरी, जो भी आप याद रख सकते हैं कि ज्योग्राफी इज द लैंग्वेज मैप्स एंड डायग्राम्स। ज्योग्राफी इज द लैंग्वेज मैप्स एंड डायग्राम्स। हिंदी में आप लोगों को बता देते हैं मानचित्रों व आरेखों की भाषा को ही भूगोल कहते हैं। मानचित्रों व आरेखों की भाषा को ही भूगोल कहते हैं। तो ये होगी इसकी दूसरी डेफिनेशन। तो दोनों में से आप कोई सी परिभाषा भी याद रख सकते हैं। फिर भौतिक भूगोल के अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल व जीवमंडल का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल में स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल व जीवमंडल का अध्ययन किया जाता है। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इन तीनों को मिलाकर ही जीवमंडल का निर्माण होता है, जिसमें संपूर्ण जीवन पाया जाता है। किसी एक मंडल के बिना जीवन नहीं चल सकता है, तो इन तीनों मंडलों को मिलाकर ही जीवमंडल का निर्माण होता है। तो आज क्लास में आगे और देखेंगे कि ब्रह्मांड क्या होता है, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बताएंगे आप लोग कि ब्रह्मांड संपूर्णता का द्योतक है। ब्रह्मांड संपूर्णता का द्योतक है, जो भी संपूर्ण दिखाई दे रहा है ये संपूर्ण क्या है, ब्रह्मांड है, जिसमें आकाश गंगाएं, ब्रह्मांड के अंदर आकाश गंगाएं, निहारिकाएं, तारे, ग्रह, धूल के कण, इन सबको इसमें शामिल किया जाता है, इसे ब्रह्मांड कहते हैं। फिर है सौरमंडल। सौरमंडल किसे कहते हैं, सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल किसे कहते हैं, तो बताएंगे सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। फिर दुग्ध मेखला से पूछे कि दुग्ध मेखला को समझाइए, दुग्ध मेखला किसे कहते हैं, तो बताएंगे असंख्य तारों का सर्पिलाकार समूह।
असंख्य तारों का सर्पिलाकार समूह, असंख्य तारों का सर्पिलाकार समूह, जिसमें असंख्य तारों का सर्पिलाकार समूह जिसमें हमारा सौर परिवार भी शामिल है, जिसमें हमारा सौर परिवार भी शामिल है, इसे दुग्ध मेखला कहते हैं। असंख्य तारों का सर्पिलाकार समूह जिसमें हमारा सौर परिवार भी शामिल है, इसे दुग्ध मेखला कहते हैं। इसके बाद में आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी तल किसे कहते हैं, पृथ्वी तल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी तल के बारे में आप लोग बताएंगे कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग जो भूगोल का आधार स्थल है, जो भूगोल का आधार स्थल है, जिस पर अनेकानेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है, जिस पर अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है, इसे पृथ्वी तल कहते हैं। फिर जैवमंडल किसे कहते हैं, तो मैंने बताया कि स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, इन तीनों को मिलाकर जैवमंडल का निर्माण होता है। या इसके उत्तर में आप बताएंगे धरातल एवं वायुमंडल के मध्य, धरातल एवं वायुमंडल के मध्य स्थित, धरातल एवं वायुमंडल के मध्य स्थित मिट्टी, वनस्पति व जीव जंतुओं की परत, जीव जंतुओं की परत के रूप में विस्तृत संकीर्ण पेटी जैवमंडल कहलाती है। तो ये इसके बारे में आप बताएंगे कि जैवमंडल से क्या तात्पर्य, जैवमंडल किसे कहते हैं, तो आप लोग ये डेफिनेशन बताएंगे। उसके बाद में भूगोल की परिभाषा जो मैंने आप लोगों को बताई, अलग अलग भूगोलवेताओं ने अलग अलग परिभाषा दी है, जिसमें हार्टसॉन महोदय के अनुसार है कि भूगोल पृथ्वी की सतह की विविधताओं का सही क्रमबद्ध तार्किक निरूपण तथा व्याख्या करना, इसे भूगोल कहते हैं। ये परिभाषा है हार्टसॉन महोदय के अनुसार। फिर है पीटर के अनुसार, पीटर जो दूसरे भूगोलवेता है वो है पीटर। तो पीटर के अनुसार आप लोग बताएंगे कि पृथ्वी तल पर मानव वातावरण, पृथ्वी तल पर मानव वातावरण एवं प्रदेशों के स्थानिक व पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन है, इसे भूगोल कहते हैं। पीटर के अनुसार पृथ्वी तल पर मानव वातावरण एवं प्रदेशों के स्थानिक पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, इसे भूगोल कहते हैं। तो ये हो गई पीटर के अनुसार। उसके बाद में आपसे अगला प्रश्न जो पूछा जा सकता है इस पाठ संबंधित वो है भूगोल का उद्देश्य बताइए, कि हम जो भूगोल पढ़ रहे हैं हमारे भूगोल पढ़ने का क्या उद्देश्य है। तो भूगोल पढ़ने का जो उद्देश्य है पृथ्वी तल का ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करके, पृथ्वी तल का ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना, पृथ्वी तल का ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करके और ज्यादा जानकारी प्राप्त करना हमारा भूगोल पढ़ने का उद्देश्य है। तो आप बताएंगे कि भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी तल का अध्ययन करके मानव के संसार के रूप में करते हुए क्षेत्रीय विविधताओं को समझना तथा संसार संबंधी ज्ञान में भी वृद्धि करना, संसार संबंधी जो ज्ञान है उसमें भी वृद्धि करना पृथ्वी तल का ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करके। साथ ही पृथ्वी पर विभिन्न देशों की प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय विकास योजनाओं में सहयोग देने के लिए, मानवीय समृद्धि के लिए प्रादेशिक संसाधनों का अध्ययन व प्रयोग कराने में सक्रिय योगदान देना। इस प्रकार मानव विकास व उन्नति भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। और हार्टसॉन महोदय के अनुसार पृथ्वी का मानवीय संसार के रूप में वैज्ञानिक रीति रिवाजों से, वैज्ञानिक रीति से वर्णन तथा विकास में योगदान करना ही भूगोल का उद्देश्य है। ये हो गया भूगोल का उद्देश्य। कि आप जनरली बताएंगे भूगोल का उद्देश्य क्या है, तो बताएंगे पृथ्वी तल का अधिक से अधिक अध्ययन करके अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य है। फिर आप लोग से पूछा जा सकता है कि प्रादेशिक भिन्नता क्या होती है, प्रादेशिक भिन्नता क्या होती है। तो प्रादेशिक भिन्नता के बारे में आप बताएंगे कि पृथ्वी तल पर स्थित मानव एवं अन्य छोटे बड़े प्राणियों के आवासों में भिन्नता के साथ ही पृथ्वी सतह में भी एक समानता नहीं है, अर्थात भौतिक स्वरूपों में भिन्नता पाई जाती है। पृथ्वी की जो सतह है उसमें भिन्नता पाई जाती है, एक जैसी नहीं पाई जाती है। पृथ्वी के ऊपर कहीं पर पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, तालाब आदि पाए जाते हैं। पृथ्वी का जो तल है
वो अलग अलग पाया जाता है, एक सभी जगह से क्या है समान रूप से नहीं पाया जाता है। इस प्रकार पृथ्वी पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में भिन्नता पाई जाती है। पृथ्वी पर सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों में क्या पाई जाती है, आपस में भिन्नता पाई जाती है। पृथ्वी पर विद्यमान विभिन्न प्रदेशों एवं क्षेत्रों में प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई देती है। इस प्रकार पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों में पाए जाने वाले भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था के अंतर को प्रादेशिक भिन्नता कहा जाता है। तो आप बताएंगे प्रादेशिक भिन्नता किसे कहते हैं? तो जो मैंने आप लोगों को उत्तर बताया, ये सब आप बताएंगे कि इसे प्रादेशिक भिन्नता कहते हैं। फिर आप लोगों से अगला प्रश्न पूछा जा सकता है इस पाठ से संबंधित कि भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल में क्या अंतर है। भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल में क्या अंतर है? तो आप बताएंगे कि भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, जैसे जलवायु, जल, मृदा, वनस्पति, भू आकृति विज्ञान, समुद्र विज्ञान, इन सब का अध्ययन तो भौतिक भूगोल में किया जाता है। इन सब का अध्ययन तो भौतिक भूगोल में किया जाता है। मानव भूगोल, तो बताएंगे मानव भूगोल में मनुष्य का पृथ्वी के साथ आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में मनुष्य का पृथ्वी के साथ आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इसे मानव भूगोल कहते हैं। क्योंकि मनुष्य व पृथ्वी दोनों आपस में अविभाज्य तत्व है। मनुष्य व पृथ्वी दोनों आपस में अविभाज्य तत्व है, उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। तो दोनों में अंतर आप लोग ये बताएंगे कि भौतिक भूगोल किसे कहते हैं और मानव भूगोल किसे कहते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अंतरानुशासनिक विज्ञान से क्या तात्पर्य है। अंतरानुशासनिक विज्ञान से क्या तात्पर्य है? अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अंतरानुशासनिक विज्ञान किसे कहते हैं? अंतरानुशासनिक विज्ञान किसे कहते हैं? आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है। अंतरानुशासनिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो आप इसके उत्तर के बारे में बताएंगे कि भूगोल एक अंतरानुशासनिक विषय के रूप में विकसित हुआ है। भूगोल एक अंतरानुशासनिक विषय के रूप में विकसित हुआ है क्योंकि इसमें भौतिक, मानवीय और सामाजिक विज्ञानों का समाकलित अध्ययन किया जाता है। साथ ही ये सभी विज्ञान आपस में परस्पर विशेष सामग्री का हस्तांतरण करने के साथ साथ एक दूसरे को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। इसलिए भूगोल को अंतरानुशासनिक विज्ञान भी कहा जाता है। भूगोल एक अंतरानुशासनिक विज्ञान है, खासकर आधुनिक भूगोल जिसमें भौतिक, मानवीय एवं सामाजिक विज्ञानों को सम्मिलित अध्ययन किया जाता है क्योंकि ये सभी विषय आपस में परस्पर विशेष सामग्री की अदला बदली करते हैं। इसलिए भूगोल को अंतरानुशासनिक विज्ञान भी कहा जाता है। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में आपसे इस पाठ से संबंधित अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भौतिक भूगोल की जिस शाखा में तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा, गति, आर्द्रता, वायु राशियां, विक्षोभ आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है, वह कौन सी शाखा है? तो
तो उस शाखा के बारे में आप लोग बताएंगे जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा, गति, आर्द्रता, वायु राशियां, विक्षोभ, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो इसमें आएगा जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान में इन सब का अध्ययन किया जाता है। और आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मौसम किसे कहते हैं, तो बताएंगे वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को मौसम किसे कहते हैं, तो बताएंगे वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को, वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को मौसम कहते हैं। वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को मौसम कहते हैं। वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को मौसम कहते हैं। और इसके बाद में आपसे पूछे कि जलवायु किसे कहते हैं, जलवायु किसे कहते हैं, तो बताएंगे आपको मौसम की लंबी अवधि को जलवायु कहते हैं। मौसम की लंबी अवधि को जलवायु मौसम की लंबी अवधि को जलवायु कहते हैं। वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को, अल्पकालीन का मतलब होता है थोड़े समय के लिए। वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को मौसम कहते हैं। तो एक दिन में मौसम कई बार भी बदल सकता है, मौसम एक दिन में कितनी बार भी बदल सकता है, लेकिन जलवायु में लंबे समय की बात परिवर्तन होता है, लगभग 20 वर्षों बाद। तो मौसम तो एक दिन में कितनी बार भी बदल सकता है, इसलिए कहा जाता है कि वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को मौसम कहते हैं। और जलवायु मौसम की लंबी अवधि को जलवायु कहते हैं। क्योंकि आज जैसे जलवायु है, आज से 10 साल पहले अलग प्रकार की जलवायु थी, आज से आने वाले 10 साल बाद अलग प्रकार की जलवायु हो जाएगी। इसलिए मौसम की जो लंबी अवधि होती है उसको जलवायु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वह घटक जो भौतिक भूगोल के अंग के रूप में विवादास्पद है वह है, तो आप उसके उत्तर में बताएंगे कि जैवमंडल, इसको विवादास्पद माना जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है, भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है, तो उसके उत्तर में आप लोग बताएंगे भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भूगोल की 2 शाखाओं की जब आपसे नाम पूछे और आप लोगों से अलग अलग नाम दे दिए जाए कि भौतिक भूगोल की 2 शाखाएं कौन कौन सी है, कृषि भूगोल, आर्थिक भूगोल, पादप भूगोल, जीव भूगोल, मौसम भूगोल, जलवायु भूगोल, और भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो आप लोगों को बताना है कि भूगोल की जो 2 प्रमुख शाखाएं हैं वो है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भूगोल की शाखाएं बताएंगे आप लोग भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल, दूसरी है मानव भूगोल। ये है भूगोल की शाखाएं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल की 2 इसकी शाखाएं हैं। फिर आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस भूगोल वेत्ता ने
किस भूगोलवेत्ता ने भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया? किस भूगोलवेत्ता ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो आप बताएंगे इरेटास्थेनीज नामक भूगोलवेत्ता ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया। आप लोग इरेटास्थेनीज नामक भूगोलवेत्ता ने इरेटास्थेनीज नामक भूगोलवेत्ता ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भूगोल का अर्थ बताइए। तो बताएंगे भूगोल का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना। तो आप सुनते भूगोल कौन सी भाषा का शब्द है? भूगोल एक ग्रीक भाषा का शब्द है। भूगोल एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा कौन से देश से अपना संबंध रखती है? ग्रीक भाषा यूनान देश से। कई बार ऑप्शन में अलग अलग देश आपसे बोलेगी ग्रीक भाषा कौन से देश की है, तो आप ऑप्शन अलग अलग दे देते, आप ऑप्शन बताएंगे कि ग्रीक भाषा यूनान देश से अपना संबंध रखती है। ये प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है अगला कि भौतिक भूगोल के विषय में, भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र एवं विषय सामग्री, भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र एवं विषय सामग्री को समझाइए। तो आप लोग बताएंगे इसमें कि धरातल भौतिक भूगोल का प्रमुख अध्ययन केंद्र है। भौतिक वातावरण से न केवल मानव का प्रत्येक कार्य प्रभावित होता है बल्कि पृथ्वी का प्रत्येक घटक भी प्रभावित है। स्थल जल वायु तीनों भागों में भौतिक तथ्यों का समावेश पाया जाता है। स्थल में, जल में, वायु में, तीनों में भौतिक तथ्यों का क्या पाया जाता है? समावेश पाया जाता है। तीनों आपस में पारस्परिक संबंध है। तीनों के आपस में पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं। परिवर्तन भौतिक वातावरण का मुख्य लक्षण है, क्योंकि वातावरण में परिवर्तन होना निश्चित है। तो परिवर्तन भौतिक वातावरण का क्या है? मुख्य लक्षण है। इसलिए भौतिक परिस्थितियों के वितरण के अध्ययन के साथ साथ परिवर्तनशीलता का अध्ययन भी भौतिक भूगोल में किया जाता है। भौतिक परिवर्तनशीलता के समायोजन से अनेक भौतिक परिस्थितियों की उत्पत्ति होती है, जिसमें स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल प्रमुख घटकों का विस्तार से अध्ययन भौतिक भूगोल में किया जाता है। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, इन सबका विस्तार से अध्ययन भौतिक भूगोल में किया जाता है। आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा स्थलमंडल के बारे में, जलमंडल के बारे में और जैवमंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में। तो इन चारों के बारे में बताना है कि स्थलमंडल पृथ्वी पर विद्यमान समस्त स्थल खंड और उनके अनेक स्वरूपों का अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत भूवैज्ञानिक इतिहास, भूगर्भ की संरचना, चट्टानों के प्रकार, ढाल, आंतरिक बल और बाह्य बल, संरचना प्रक्रम, अवस्था आदि का अध्ययन किया जाता है। भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत धरातल तथा इसकी जितनी गहराई हम उपयोग करते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। साथ ही धरातल में विद्यमान मैदान, घाटियां, पर्वत, पठार आदि द्वीप आते हैं, जिनके निर्माण में अनेक भूगर्भिक शक्तियों का योगदान रहता है। ये सभी स्थलमंडल के अंतर्गत आते हैं। वायुमंडल हमारे चारों ओर वायु के आवरण को वायुमंडल के नाम से जाना जाता है और हमारे चारों ओर वायु का आवरण पाया जाता है। इसका अध्ययन जलवायु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? जलवायु विज्ञान में किया जाता है। इसमें विद्यमान गैसें हमारे लिए अद्भुत एवं आधारभूत संसाधन है, लेकिन अनेक घटकों की तरह वायुमंडल भी परिवर्तनशील घटक है, जिसमें संरचना, ऊंचाई, तापमान, वायुदाब, पवनों की गति, दिशा, उत्पत्ति, प्रकार, आर्द्रता के रूप, वायु राशियां, ये सभी समय के साथ बदलती रहती है। जैसे ऊंचाई के साथ है वायुदाब धीरे धीरे घटता जाता है। तापमान है, तापमान भी धीरे धीरे ऊंचाई के साथ क्या होता है? तापमान धीरे धीरे ऊंचाई के साथ कम होता जाता है। फिर जलमंडल, इसमें समुद्रों एवं महासागरों से संबंधित विभिन्न तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। सागरों, महासागरों की उत्पत्ति, वितरण, समुद्री नितल, जल के भौतिक एवं रासायनिक गुण, महासागरीय निक्षेप,
तापमान, लवणता, घनत्व, ज्वार भाटा, प्रवाल वित्तियां, लहरें, धाराएं आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। जैविक एवं जैविक संसाधनों का विपुल भंडार भी जलमंडल में पाया जाता है। उपरोक्त इन सभी तथ्यों का अध्ययन जलमंडल में किया जाता है। फिर जैवमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल के मध्य स्थित मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतुओं की जो संकीर्ण पेटी होती है उसे जैवमंडल कहलाती है। इसके अंतर्गत जीव जंतुओं, वनस्पति की उत्पत्ति, विकास, वितरण, आवास, जीवन चक्र प्रभावित करने वाले तत्वों के साथ साथ सजीवों और पर्यावरण के मध्य स्थित परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात सतत विकास के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, जो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है। इस पाठ से संबंधित सारी जानकारी आप लोगों ने प्राप्त करी। धन्यवाद। अगले क्लास में हम अगले पाठ से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे।